बीजेपी ने एक दिन पहले कर्नाटक में प्रजाध्वनि नाम से संकल्प पत्र जारी किया और इसमें उन्होंने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया, तो कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन का वादा कर दिया इसी के जवाब में। साथ ही में मुस्लिम आरक्षण बहाली का वादा भी किया। जबकि जेडीएस की बात करें तो जेडीएस पहले ही यह वादा मुसलमानों से कर चुकी है, मुस्लिम आरक्षण बहाली का वादा। अब ये कह सकते हैं आप कि ये दोनों कांग्रेस ने वादे करके ध्रुवीकरण के मामले में बढ़त लेने की कोशिश भी की है और मुस्लिमों को आरक्षण बहाली का वादा वो भी कर चुकी है। कांग्रेस ने इसी के साथ पीएफआई पर बैन की वकालत की और ऐसा करके संदेश देने की कोशिश की कि उसकी नजर में बजरंग दल और पीएफआई दोनों संगठन एक जैसे ही हैं। लेकिन यह नजरिया बीजेपी के गले नहीं उतर रहा है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि आज अगर जिन्ना जिंदा होते तो वो भी ऐसा घोषणा पत्र नहीं बनाते। आज जो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो रिलीज किया, ये लगता है कोई मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। उन्होंने बोला गो हत्या विरोधी कानून को खत्म कर दूंगा, मुस्लिम को रिजर्वेशन दूंगा, बजरंग दल को बैन करूंगा। भाई बाकी क्या रह गया? अगर जिन्ना जिंदा होता था, जिन्ना भी ऐसा मैनिफेस्टो नहीं देता था, इतना कम्युनल मैनिफेस्टो। और बीजेपी असल में यह आरोप इसलिए लगा रही है क्योंकि कर्नाटक में साल 2013 से लेकर 2018 के बीच जब सिद्धारमैया की सरकार थी, तब एसडीपीआई और पीएफआई के लगभग 1600 कार्यकर्ताओं के खिलाफ 176 मामले वापस लेने का आदेश दिया गया था, जिनमें से अधिकांश निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने से जुड़े थे। और यही कांग्रेस अब 2023 के चुनाव में पीएफआई को कट्टर संस्था मान रही है। तो हो सकता है कि ऐसा इसलिए हो क्योंकि बीजेपी लगातार पीएफआई पर कांग्रेस की कथित मेहरबानी के मुद्दे को हर रैली में उठा रही है और कांग्रेस अभी पीएफआई पर नरम ना रहकर बीजेपी के इस मुद्दे की हवा निकालना चाहती है। लेकिन यहां वो सवाल अब भी कायम है, क्या कांग्रेस की नजर में बजरंग दल पीएफआई की तरह एक देशद्रोही संगठन है? क्योंकि हिजाब विवाद में प्रदर्शन में पीएफआई की फंडिंग की बात सामने आई थी। हिजाब विवाद में कई जगहों पर खतरनाक हिंसा हुई थी जिसमें पीएफआई का नाम आया था। कर्नाटक में हिंदूवादी कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पीएफआई के रोल की जांच हो रही है। लेकिन बजरंग दल पर सबूतों या साक्ष्यों के आधार पर इस तरह के गंभीर आरोप नहीं लगे और देश के किसी हिस्से में अब तक बजरंग दल पर बैन लगाने की स्थिति भी नहीं आई है। आइए आपको कुछ यहां पर आंकड़ों के जरिए जानकारी देते हैं। 1984 में बने बजरंग दल का विस्तार 1993 से तेजी से हुआ। सभी राज्यों में बजरंग दल की इकाइयां बनी, लेकिन किसी को इसका कोई प्रमाण पत्र या पहचान पत्र नहीं दिया जाता है। इसका रजिस्ट्रेशन कहीं उपलब्ध नहीं है, यानी यह संस्था विचारों में दिखती है, कागजों में नहीं। वैसे पीएफआई और बजरंग दल के चरित्र को देखते हुए भी इस सवाल का जवाब ना में है। बजरंग दल की स्थापना 8 अक्टूबर 1984 को की गई, जबकि पीएफआई की स्थापना 22 नवंबर 2006 में की गई। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का युवा चेहरा बना। संतों की धार्मिक यात्रा को सुरक्षा देना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का मुख्य काम था, जबकि सिमी में काम कर चुके लोग पीएफआई में शामिल हुए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कई बार धार्मिक जुलूस में हिंसा के आरोप लगे, लेकिन संगठन के रूप में इस पर कोई बड़ा आरोप नहीं है। जबकि पीएफआई पर आतंकी संगठनों से साठ-गांठ के आरोप लगे हैं। एनआईए ने हाल ही में खुलासा किया था कि पीएफआई गज़वाए हिंद को स्थापित करने के लिए फंडिंग जुटा रहा था। उसकी छापेमारी में कई देश विरोधी दस्तावेज मिले। पटना में पीएफआई के एक ठिकाने पर छापेमारी में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिशों के सबूत तक मिले थे, जिसके बाद पीएफआई पर बैन लगाया गया था। वैसे यह पहली बार नहीं है जब बजरंग दल को लेकर कांग्रेस का ऐसा नजरिया देखने को मिला है। आज से 31 साल पहले 31 ईयर्स अगो जब केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी और 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ था, इसके ठीक 4 दिन बाद यानी 10 दिसंबर को केंद्र सरकार ने अंडर सेक्शन 3 के तहत आरएसएस के साथ बजरंग दल और वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद पर भी प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद पुलिस इंक्वायरी हुई, लेकिन जांच में भी सीधे तौर पर इन संगठनों के खिलाफ कुछ नहीं मिला और अंततः 4 जून 1993 को यह प्रतिबंध हटा लिया गया।